हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज का जो मेरा लेक्चर होगा यह लेक्चर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का पार्ट सेकंड होगा। ओके, इसके पहले जो हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के वीडियो को देखे थे उसको मैं पार्ट फर्स्ट नाम दे दिया हूँ। ओके, अगर आप पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को पढ़े थे और उसके साथ साथ उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़े और फिर उसके बाद उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट किए थे। और जब उसके सोल्यूशन को हम लोग निकाले थे तो वहाँ पर हम लोग को इक्वेशन नंबर 6 मिला था जो कुछ ऐसा इक्वेशन था, या इसी को हम लोग मॉडिफाई किए थे तो एक और इक्वेशन मिला था जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिए थे। ठीक, तो यहाँ तक पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको मैं पार्ट सेकेंड नाम दे रहा हूँ और आज यहीं से हम लोग अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हम लोग चले गए थे। अब हम लोग को डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को इस इक्वेशन के बिहाफ पर क्या करना है, समझना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉसिबल केस कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो y है मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, k पे और ओमेगा नॉट पे, मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट पे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, मेनली डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो k और ओमेगा नॉट के बिहाफ पर हम 3 पॉसिबल केस बनाएंगे। ठीक, पहला केस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि अगर k का जो वैल्यू है वो ओमेगा नॉट से बड़ा है तब कैसा डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का नेचर होगा। दूसरा केस हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर k क्या है, ओमेगा नॉट के इक्वल है तब कैसा नेचर होगा। और तीसरा केस हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर k ओमेगा नॉट से छोटा है तब कैसा इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का नेचर होगा। ठीक, तो इस k और ओमेगा नॉट में जो ये 3 डिफरेंट रिलेशन है इनके बिहाफ पर आज हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। ओके, जैसे ही हम लोग इन तीनों केसों को आज पढ़ लेंगे वैसे ये टॉपिक हम लोग का फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो रहा बात ना। ये इक्वेशन 6 कहाँ से आया है, इसके लिए आपको पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखना होगा। ओके, तो अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि जहाँ तक आपका पार्ट फर्स्ट में हुआ था उसके आगे यहाँ से आप कंटिन्यू करिएगा। मुझे क्वेश्चन 6 के बिहाफ पे समझाना है, इसलिए उसको नोट करके रखें। ठीक, आप उसको दोबारा मत लिखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से लिखिएगा कि टू अंडरस्टैंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन वी हैव फॉलोइंग 3 केसेस। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को समझने के लिए हम लोग के पास 3 केसेस होंगे, जिसमें जो सबसे पहला केस है वो क्या कर रहे हैं, हैवी डैम्पिंग। और ये कब होगा, जब k का वैल्यू मतलब जब डैम्पिंग कांस्टेंट आपका क्या हो, ओमेगा नॉट से बड़ा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, इसी केस को हम लोग ओवर डैम्प्ड मोशन या इसी को हम लोग एपीरियोडिक मोशन या इसी को हम लोग डेड स्पीड मोशन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो अब पहले केस को हम लोग समझ लेते हैं फिर दूसरे केस पे चलेंगे। ओके, अब देखिए अगर k हम लोग का ओमेगा नॉट से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो k स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा होगा। अब जब k स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा होगा तो आप इक्वेशन 6 पे आइए। ये देखिए जो अंडर रूट में टर्म है ये क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगा। ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ k स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ भी k स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और फिर जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग को फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इस केस में हम लोग को ये एक पॉजिटिव और क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, ये और ये दोनों क्या होगा, एक पॉजिटिव और रियल वैल्यू होगा। तो वही देखिए कि इन दिस केस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड रियल बट लेस देन k। लेकिन ये क्या होगा, k से छोटा होगा। क्यों k से छोटा होगा, क्योंकि ये देखिए जो वैल्यू है ये क्या है, ओमेगा नॉट को इसमें से घटाया जा रहा है, k स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हैं हम, यहाँ भी k स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हैं और फिर जब उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, k से छोटा होगा। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। क्लियर। अब इसको यहाँ पर ऐसे लिखा गया है और ओमेगा का वैल्यू मान ले रहे हैं, कुछ पॉइंट में कुछ ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं, ऐसे कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट का वैल्यू, ठीक, तो जब k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये 0.2 का क्या है, स्क्वायर होगा। ठीक, ऐसे रूट को सॉल्व करेंगे तो जब रूट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2 से छोटा ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये जो वैल्यू आएगा ये k से छोटा होगा और ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, k से छोटा होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आने वाला वैल्यू है k से छोटा है और k क्या है आपका निगेटिव साइन के साथ है और ये इस वैल्यू से अंडर रूट वाले वैल्यू से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका एक निगेटिव वैल्यू होगा।
बात समझ में आया। ऊपर जो ओवरऑल वैल्यू होगा ई के पावर में वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं कि दस फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज क्लियर दैट बोथ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर नेगेटिव। ठीक, इस एग्जाम्पल से आप कंसिडर करके क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, इसका नाम क्या कर सकते हैं, इट मीन्स दैट y डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो y है वो क्या होगा, टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए अगर t इक्वल टू 0 हो तो उस दरमियान क्या होगा, t इक्वल टू जब 0 होगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, इसका मतलब e के पावर पूरा 0 हो जाएगा और जो वैल्यू होगा y का ये क्या होगा, c1 प्लस c2 के बराबर हो जाएगा, c1 प्लस c2 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही t इक्वल टू इन्फाइनाइट की अगर हम बात करेंगे तो y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये पूरा वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू होगा और ये पूरा वैल्यू भी एक निगेटिव वैल्यू होगा। और वहाँ पर अगर हम यहाँ t का वैल्यू क्या करें, इन्फाइनाइट रखें, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा e के पावर माइनस इन्फाइनाइट के टर्म में आएगा। ठीक, अगर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट हो जाएगा और ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है तो e के पावर माइनस इन्फाइनाइट आएगा और जो e के पावर माइनस इन्फाइनाइट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये टर्म भी 0 रहेगा, ये टर्म भी 0 रहेगा, इसका मतलब 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो देखिए क्या यहाँ से पता चल रहा है कि जो t का वैल्यू है, एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। दूसरा इनिशियली क्या रहेगा, उसका वैल्यू c1 प्लस c2 के बराबर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम क्या होगा, बीतता जाएगा, जैसे t क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि इट मीन्स दैट y डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। ठीक, अरे भाई जब उसके ऊपर ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रहा है हम लोग को इस केस में और निगेटिव वैल्यू के साथ मिल रहा है, अगर कहीं ऐसे लिखा रहा है, ऐसे लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप मैथ के स्टूडेंट इतना तो आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ई का जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होगा, 0 की तरफ चलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टी का वैल्यू बढ़ेगा और जैसे इन्फाइनाइट पहुंचेगा तुरंत क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि के पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया है कि जो वाई होगा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा टाइम बढ़ने के साथ। ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, सच ए मोशन इज कॉल्ड ओवर डैम मोशन, और इसी मोशन को हम लोग ओवर डैम मोशन भी कहते हैं। और इसको देखिए जो वेरिएशन है, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई विथ टाइम टी इज सोन इन फिगर बाय कर्व फर्स्ट। ठीक, अब इस वेरिएशन को मतलब केस फर्स्ट में कैसा आपका डैम्पिंग होगा उसको हम लोग क्या किए हैं, इस कर्व फर्स्ट द्वारा क्या किए हैं, शो किए हैं। बात समझ में आ रहा है, कर्व फर्स्ट द्वारा क्या किए हैं, शो किए हैं। तो इसलिए देखिए क्या है, जब टी इक्वल टू 0 रहेगा तो वाई का कुछ वैल्यू होगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देखिए यहाँ पर ऐसे बना दिए जो मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक, ये क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, ऐसे एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, ये चलिए y इक्वल टू c1 प्लस c2 इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा जगह बना के यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, ये देखिए y इक्वल टू c1, ई के पावर क्या होगा, कुछ निगेटिव वैल्यू आएगा, उसके साथ क्या रहेगा, t रहेगा, प्लस क्या रहेगा c2, और फिर क्या रहेगा, ई के पावर निगेटिव वैल्यू आएगा और फिर क्या होगा, t होगा। ठीक, क्लियर। यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यू रहेगा, यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू चूंकि k से छोटा है और ये वैल्यू भी k से छोटा है, इसका मतलब ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, तो ऐसे कुछ वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो आप खुद देखिए कि जैसे जैसे t का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, e के पावर का जो निगेटिव वाला वैल्यू वो बढ़ते जाएगा, और जैसे t इन्फाइनाइट पे होगा तुरंत क्या होगा, ये जो y है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। जैसे देखिए इन्फाइनाइट पे ये 0 आपका हो गया, इन्फाइनाइट रखेंगे तो यहाँ भी इन्फाइनाइट आएगा, यहाँ भी इन्फाइनाइट आएगा, तो e के पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई के पावर माइनस इन्फिनाइट 0 0, तो 0 इंटू c1 प्लस 0 इंटू c2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो वही चीज़ देखिए आप दिखाएं, ये क्या है, t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जैसे ही क्या कर रहा है, टाइम बढ़ाते जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है और डिकेइंग टर्म है क्योंकि निगेटिव साइन लगा है, तो टाइम के साथ देखिए डिक्रीज होते चला गया। ये देखिए पूरा 0 नहीं किया क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग पहुँच नहीं सकते। ठीक, तो इसको क्या किया, ऐसे दिखा दिए कि आगे जाके ये इन्फिनाइट टाइम बाद क्या हो जाएगा, 0 पर चला जाएगा। क्लियर। इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इसमें आप क्या किए हैं, कोई विस्कस लिक्विड वगैरह है ऐसे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे एक पेंडुलम रख दिया। ठीक, क्लियर। अब क्या करें, अगर इस पेंडुलम को, इस बाब को क्या करें, ऐसे लाकर यहाँ पर छोड़ दें, ये क्या होगा, ये जो बाब है धीरे 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 क्या होगा, ऐसे अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। इसी वाले मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर टाइम मोशन कहते हैं या डेड विंड मोशन कहते हैं। क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये अपने रेस्ट पर चला आता है। क्लियर। या इसी को हम लोग ए पीरियाडिक मोशन भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये देखिए जो इसमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ रहा है, इसमें उसमें कहीं साइन कास वगैरह नहीं आ रहा, कहीं पीरियाडिक फंक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो मोशन है वो क्या है, अपीरियाडिक मोशन है। ये अपने पाथ को किसी निश्चित टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा है।
दिख रहा है ना। अगर कोई फंक्शन क्या करे, एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियाडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे कोई पार्टिकल है एक डेफिनेट टाइम बाद क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन वगैरह है वो क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है, और जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है, पीरियाडिक मोशन है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है। पीरियाडिक मोशन वगैरह क्या होता है इसको हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है पेंडुलम का। अगर इसको किसी लिक्विड वगैरह में क्या करें हम लोग, इसको इमर्ज कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़े तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम बाद अपने इस पोजिशन पर आ जाता है। तो वही ऐसे ग्राफ बनाया गया। क्लियर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड का चर्चा करेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड केस कंसीडर करेंगे, और इसमें क्या लेंगे कि जब हम लोग का के का जो वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा नॉट के इक्वल है, ठीक। के का वैल्यू क्या हो, ओमेगा नॉट के इक्वल हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर के का वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल हम ले लेते हैं, इसको अगर बराबर ले लें तो यहाँ से देखिए ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो उस दरमियान y का वैल्यू क्या होगा, c1 e के पावर माइनस के टी, और इधर क्या हो जाएगा c2 e के पावर माइनस के टी, ठीक। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो e के पावर माइनस के टी कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 हो जाएगा। अब c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को सम करेंगे तो एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू कुछ भी ऐसे मान लीजिए डी ई के पावर माइनस के टी, एक अनदर कांस्टेंट डी ले लिए, ठीक। अब देखिए जब के का वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो रहा है तो जो y का वैल्यू है वो कुछ इतना आ जा रहा है। यहाँ पर क्या है, इस सोल्यूशन में दो कांस्टेंट हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब के का वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन निकला था उसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो सेकेंड इक्वेशन आप याद करिए हम लोग कल निकाले थे उसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दिए थे, उसके सोल्यूशन में क्या हो रहा है, दो कांस्टेंट आ रहा है, और के इक्वल टू ओमेगा नॉट कर देने से क्या हो रहा है, ये जो y का वैल्यू है उसमें बस एक ही कांस्टेंट आ रहा है। इस वजह से ये जो k का वैल्यू है ये ओमेगा नॉट के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, इसके नियर अबाउट होगा। मतलब दोनों में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, के जो है वो ओमेगा नॉट के एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर आपके सामने देखिए लिख दिया हूँ, जो y का वैल्यू है उसमें बस एक कांस्टेंट आ रहा है, और कल हम लोग जब सोल्यूशन निकाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें दो कांस्टेंट आ रहा था। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन में मिला था उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस से के का वैल्यू ओमेगा नॉट के एग्जैक्ट इक्वल ना होके उसके नियर अबाउट रहेगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, इन दिस केस इक्वेशन 6 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2, ठीक। सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि तुरंत वो इस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे के इक्वल टू ओमेगा नॉट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इट मीन्स दैट के इज नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट। इसका नाम हम लोग ये मान लेंगे कि जो के है वो ओमेगा नॉट के नियरली इक्वल है, मतलब उन दोनों में बहुत कम का डिफरेंस है, ओके। दैट इज अगर दोनों में कम का डिफरेंस है तो जो उनका स्क्वायर रूट का ये वैल्यू आएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो क्या होगा, जीरो के करीब लगभग जाएगा। अरे भाई एक तो पहले ही के और ओमेगा नॉट में डिफरेंस क्या बहुत कम है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा उसका निकलेगा, वो क्या है बहुत कम क्वांटिटी है, और उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे तो और एक छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट लगाएंगे क्या है, वैल्यू बड़ा है ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो क्या होता है, इससे छोटा है वैल्यू इन्हें मिलता है। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू इसका पहले ही हम लोग मान लिए कि के और ओमेगा नॉट क्या है, नियरली इक्वल है, और फिर जब उसका स्क्वायर रूट डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट अगर ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा, कुछ छोटा ही क्वांटिटी आएगा, जिसको हम लोग ऐसे क्या कर दिए हैं, टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास क्या होगा उसका क्वांटिटी रहेगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं कि अगर के का वैल्यू जो है ओमेगा नॉट के इक्वल है तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो नहीं होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, और उसको हम क्या मान लेंगे, एंड इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और वो क्या होगा, एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा, हम लोग को वैल्यू तो पता नहीं है, इस वजह से अपने मन से यहाँ पर बीटा कंसिडर कर लिए। आपको मन करे एच कर लीजिए, जी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इन दिस केस इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म एज, इक्वेशन 6 का फॉर्म कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू c1 e के पावर माइनस के, इसके जगह बीटा रख देंगे, इसके जगह बीटा रख देंगे, तो देखिए माइनस के प्लस बीटा
ब्रैकेट के बाहर टी लिख दिए, C2 वहाँ देखते जाइए, यहाँ लिखते जाइए, माइनस के माइनस बीटा टी लिख दिए। ठीक, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखिए क्या है, टी इसके साथ आएगा, ये टी इसके साथ आएगा, और दोनों क्या है, ई के पावर माइनस के टी है, तो ई के पावर माइनस के टी को बाहर कर लिए और अंदर क्या कर दिए, C1 ई के पावर बीटा टी प्लस C2 ई के पावर माइनस बीटा टी को लिख दिए। ठीक, ये आपको सिंप्लीफाई करने आता ही है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो इंटू के साथ एक बार ऐसे हो जाएगा, ई के पावर माइनस के टी इंटू ई के पावर माइनस बीटा टी, और वैसे इधर वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस के टी इंटू ई के पावर बीटा टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है, C1 है, यहाँ क्या है, C2 है, ऐसे क्या है, प्लस है, तो ये टर्म और ये टर्म बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, C1 ई के पावर बीटा टी प्लस C2 ई के पावर माइनस बीटा टी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस C1 को एज इट इज लिख दिए, अब इसको एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो आपको पता है कि ई के पावर x अगर रहता था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके आगे लिखते थे, तो वही कुछ लगाएं, यहाँ x की जगह क्या है, बीटा टी है, तो 1 प्लस बीटा टी प्लस आगे वाले टर्म को नहीं लिखे हैं क्योंकि बीटा खुद ही एक स्मॉल वैल्यू है, और उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक और स्मॉल वैल्यू क्या होगा, निकलते हुए चला जाएगा। इस वजह से जो हायर ऑर्डर टर्म है उसको नहीं लिखे हैं। वैसे यहाँ पर भी है, इसको भी हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करेंगे इस एक्सपोनेंशियल टर्म को, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे करके आता है। तो यहाँ देखिए एक्स की जगह क्या है, बीटा टी है। ठीक, तो ई के पावर, यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस एक्स प्लस ऐसे वाला जो आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस बीटा टी को जब लिखेंगे तो 1 माइनस बीटा टी प्लस फिर ऐसे आएगा, फिर आगे माइनस करके ऐसे टर्म आते जाएंगे। चूंकि बीटा पहले से स्मॉल है, जब उसका स्क्वायर वगैरह करेंगे तो और स्मॉल क्वांटिटी आएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना रहता है। ठीक, और पेज भी बचाना रहता है। अब देखिए क्या करेंगे, लिख दिए हैं कि नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म ऑफ बीटा इन अबव इक्वेशन। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीटा ऑलरेडी एक छोटा क्वांटिटी है, यहाँ पर बीटा ऑलरेडी एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो उसको लेके चलने की जरूरत है नहीं, इस वजह से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वाई जो है वो ई के पावर माइनस के टी, C1 1 प्लस बीटा टी प्लस C2 1 माइनस बीटा टी। अगर आप अच्छे से इंटर में पढ़े होंगे तो इस तरीके का कई सारे 10-20 प्रॉब्लम इस तरह का किए होंगे फिजिक्स में, जिसमें क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। मैथ में भी कहीं कहीं आप इसको यूज किए होंगे कि हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर, वही फंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक, अब y इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी है। यहाँ देखिए क्या है, जब ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे C1 आएगा, यहाँ क्या होगा, C2 आएगा, तो C1 C2 को एक साथ लिख दिए। यहाँ पर क्या होगा, बीटा C1t आएगा, यहाँ पर माइनस बीटा C2t आएगा। तो बीटा टी को अगर कॉमन ले लें तो C1 माइनस C2, और t ऐसे देखिए यहाँ पर जब दूसरा टर्म आएगा तो C1 बीटा टी और क्या हो जाएगा, माइनस C2 बीटा टी। ठीक, तो बीटा टी अगर कॉमन ले लें तो C1 माइनस C2 बचेगा, तो ऐसे करके लिख लिए, कर्ली ब्रैकेट लगा लिए। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो C1 प्लस C2 दोनों क्या था, कांस्टेंट थे, तो इसके जगह एक दूसरा कांस्टेंट मान लिए। अरे भाई, दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट मिलेगा, उसको ए कह दिए। आपको मन करे तो आप पी कह दीजिए, क्यू कह दीजिए, जो मन करे कह दीजिए। ठीक, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 तो है नहीं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ये तो आर्बिट्रेरी है, तो अपने मन से आप इसको मान सकते हैं। ठीक, मानिएगा तो याद करिएगा, ये याद रखिएगा कि पीछे उस कांस्टेंट को यूज ना किया हूँ। जैसे मैं कैपिटल ए कैपिटल बी पीछे यूज नहीं किया हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मान लिया हूँ। ठीक, अगर एक बार उसको यूज कर चुके हैं तो आपको दूसरा कांस्टेंट मानना होगा। क्लियर। अब देखिए C1 प्लस C2 क्या है, ए के बराबर मान लिए। अब ये जो टर्म है बीटा C1 माइनस C2, इसको क्या कर लिए, बी के बराबर मान लिए। क्लियर। अब इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू है ई के पावर माइनस के टी ई के पावर माइनस के टी ब्रैकेट में a प्लस बी टी के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 8 का दिए। ठीक, मतलब अगर k का वैल्यू ओमेगा नॉट के नियरली इक्वल होगा तो उस केस में जो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का ये जो इक्वेशन मिला था कुछ रिड्यूस होकर ऐसे आ गया। ठीक, इसमें भी दो कांस्टेंट हैं, इसमें भी दो कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, इसमें भी क्या है, दो कांस्टेंट आपके हैं। क्लियर। अगर डायरेक्ट इक्वल कर रहे थे तो एक कांस्टेंट डाला था जो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि सोल्यूशन तो दो कांस्टेंट वाला है। ठीक, तो देखिए दो कांस्टेंट वाला वैल्यू मिला है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जब आप इसको स्टडी करेंगे, इस ग्राफ वगैरह को प्लॉट करेंगे, तो इसमें ये देखा गया था कि जब t का वैल्यू स्मॉल रहेगा तो उस केस में ये bt वाला टर्म जो रहेगा ये क्या रहेगा, आपका डोमिनेट करेगा। ठीक, और जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है आपका वो डोमिनेट करता है। ठीक, इस वजह से ये जो ग्राफ है इसमें जो आपका ये कर्व है ये क्या होता है, जल्दी जीरो की तरफ टेंड करने लगता है। ठीक, ये क्या होगा, इससे पहले ही क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करने लगता है। देखिए जो ब्लू कलर से दिखाएं ये क्या है, इसका सेकेंड वाले केस का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक, तो देखिए लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 इट इज क्लियर दैट इन दिस
केस पार्टिकल टेंड्स टू एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन मोर रैपिडली देन के इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फैक्टर यहाँ पर आए हैं इसके बस हो रहा है, जब टी का वैल्यू छोटा होगा तो ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक, तो कुछ वैल्यू हम लोग को मिलेगा, लेकिन जैसे टी के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कर्व है तेजी से जीरो की तरफ जाएगा। क्लियर? कर्व जो है तेजी से जीरो की तरफ जाएगा। इस वजह से पहले वाले की अपेक्षा जल्द ही कम ही टाइम पे क्या होगा, इसमें हम लोग को ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा कि पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहले ही पहुंच जाएगा। बात समझ में आया? पहले वाले केस की अपेक्षा इस केस में पार्टिकल जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन को और जल्दी एक्वायर करेगा। इस वजह से इसको पहले ही क्या किए हैं, जीरो की तरफ बढ़ा दिए हैं इसके अपेक्षा। क्लियर हुआ? वो इससे डिसाइड होता है, इस ग्राफ से क्या होता है, डिसाइड होता है। क्लियर? अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द वेरिएशन ऑफ वाई विथ टी इज सोन बाई कर्व 2। ठीक, जो वेरिएशन है वाई का टी के साथ उसको इसमें दिखाया गया है 2 का। ठीक, तो ये केस 2 का क्या आपका कर्व है। क्लियर हुआ ना चीज़? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, केस थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे आप अमीटर वगैरह देखे हैं ना, तो अमीटर वगैरह में क्या रहता है, नीडल वगैरह रहता है। ठीक, अमीटर वगैरह देखे हैं तो इसमें क्या होता है, नीडल वगैरह रहता है आपका। ठीक, इसमें क्या है, ऐसे नीडल रहेगा। ठीक, अगर इसमें करंट वगैरह देंगे तो तेजी से क्या होता है, नीडल यहाँ पे जाएगा, फिर तेजी से क्या होता है, वापस ऐसे आता है। ठीक, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इसमें अमीटर है, इसमें आप क्या दिए, करंट दिए, तो तेजी से क्या करेगा, ऐसे इधर जाएगा, और जैसे करंट हटाएंगे तुरंत क्या होगा, तेजी से इधर जाएगा। ठीक, तो वही केस है कि क्या रहा, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पे था और कुछ ही टाइम बाद क्या हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ जा रहा है। वही जो एमीटर या वोल्टमीटर में नीडल होता है। ठीक, अमीटर मान लीजिए इसमें अमीटर है, आप करंट थोड़ा सा दिए, नीडल क्या होगा, तुरंत ऐसे इधर आएगा, जैसे करंट हटाए तुरंत क्या होगा, नीडल आपका ऐसे आके यहाँ पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक, जीरो करंट शो करने लगता है। ओके, तो ये क्या है, जो अमीटर या वोल्टमीटर के नीडल वगैरह हैं वो इस तरीके के डैम्पिंग वगैरह को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, अब हम लोग थर्ड केस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस थर्ड के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं केस थर्ड, जिसको हम लोग लो डैम्पिंग केस कहते हैं, या इसी को हम लोग लाइट डैम्पिंग केस कहते हैं, या इसी को हम लोग अंडर डैम्प कंडीशन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, के का वैल्यू ओमेगा नॉट से क्या होता है, छोटा होता है, और इसी केस को हम लोग क्या कहते हैं, लिखे हैं कि दिस इज द ओरिजिनल केस ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, और ये क्या है, डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का ओरिजिनल केस होता है। ओके, क्लियर? अब देखिए क्यों इसको ओरिजिनल केस हम लोग कहते हैं डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को, अगर के का वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा है तो जाहिर सी बात है कि जो के स्क्वायर होगा वो भी ओमेगा नॉट स्क्वायर से, देखिए उल्टा लिख दे रहे हैं, के स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक, तो इसका मतलब जब ये वैल्यू क्या है, ये के स्क्वायर जो है ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा है, और ये के स्क्वायर जब है ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा है, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन लगा है, यहाँ माइनस साइन लगा है, इसका मतलब अगर ए लिखा है और ये माइनस बी है, अब बी बड़ा है ए से, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये चीज़ आप जानते ही हैं। तो जब ये वैल्यू बड़ा है इस वैल्यू से और ये वैल्यू बड़ा है इस वैल्यू से, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा वो क्या होगा, आपका एक निगेटिव क्वांटिटी आएगा। और जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आएगा तो जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, मतलब आयोटा के साथ उसका रिजल्ट मिलेगा। उस चीज़ को देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर को अगर आगे करें और के स्क्वायर को पीछे करें तो आगे माइनस साइन लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसको हम लोग आई ओमेगा लिख दिए हैं, जहाँ पर बता दिए कि जो ओमेगा है वो क्या है, ये वैल्यू अंडर रूट ओमेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ओमेगा मान लिए हैं, और ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है। ठीक, इसी चीज़ को ऐसे दिखा दिए हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसमें आयोटा वगैरह आई वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से कुछ इस फॉर्म में इसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखें कि नाउ इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म एज। अब इक्वेशन 6 का कैसा फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए देखिए कल बताए थे ना कि वहाँ पर ओमेगा नहीं माने थे, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा हम लोग को लाना था, इस वजह से वहाँ ओमेगा नॉट मान लिए थे जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 जो है वो कुछ कैसा फॉर्म ले लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, y=c1 हो जाएगा, e⁻⁻k, इसके जगह क्या होगा आई ओमेगा, और बाहर t लिख दिए, प्लस c2 e⁻⁻k, इसके जगह क्या हो जाएगा
माइनस आई ओमेगा टी। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अगर इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा ई के पावर के टी और ये क्या हो जाएगा आई ओमेगा टी। ऐसे इधर ई के पावर माइनस के टी और ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ देखिए ई के पावर माइनस के टी, ई के पावर माइनस के टी, तो इसको कॉमन ले लिए, क्या बचेगा अंदर सी वन ई के पावर आई ओमेगा टी प्लस सी टू ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब देखिए ये चीज़ आप पढ़े हुए हैं कि ई के पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई के पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू क्या होता है कास थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। ठीक, तो उसी वाले फॉर्मूले को लगा दिए, तो ये देखिए यहाँ पर एज इट लिखे C1 लिख लिए, इसके वैल्यू को देखिए ऐसे लिख दिए, इसके वैल्यू कैसे लिख दिया, यहाँ बस माइनस साइन लग जाएगा। ये चीज़ आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे C1 आएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे C2 आएगा, तो कास ओमेगा टी को अगर हम कॉमन ले लें तो C1 C2 को एक साथ लिख सकते हैं प्लस करके। ठीक, वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है आपका आई C1 साइन ओमेगा टी आएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आई सी टू साइन ओमेगा टी आएगा। तो अगर हम साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लें तो आई भी क्या होगा कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में क्या आई रहेगा आपका, तो C1 माइनस C2 बचेगा। क्लियर, इस तरीके से इक्वेशन 9 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आप याद करिए ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सोल्यूशन वगैरह हम लोग निकालते थे तो आप कुछ ऐसे कंडीशन आते थे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके जगह अपने मन से क्या कर लिए C1 प्लस C2 इक्वल टू ए साइन फाई मान लिए, और यहाँ पर आई C1 माइनस C2 की जगह ए कास फाई मान लिए। अगर आपको मन करे तो यहाँ पर ए कास फाई मान सकते हैं, यहाँ पर ए साइन फाई मान सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज़ आप यहाँ पे माने। ओके, अब देखिए ये वैल्यू रखने से होगा क्या, तो देखिए लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन 10 एंड 11 एंड इक्वेशन 9, इससे होगा क्या y इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी, ये पूरा वैल्यू ऐसे आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर a हम कॉमन ले लें तो a बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कास ओमेगा टी साइन फाई प्लस साइन ओमेगा टी कास फाई। तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला हो गया, साइन a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, क्लियर, ये साइन a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो अगर a को हम ओमेगा टी माने और b को फाई माने तो क्या लिख देंगे इसको y इक्वल टू ए ई के पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, क्लियर। अगर आप यहाँ पर क्या किए रहते कास माने रहते साइन माने रहते तो कास वाला फार्मूला आता। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको मन करे मान सकते हैं। अगर ये साइन फाई कास फाई यहाँ नहीं माने रहते तो फिर क्या आगे सिंप्लीफाई हो पाता, नहीं हो पाता, एक निश्चित रिजल्ट पे हम लोग नहीं जा पाते। ठीक, इस वजह से के साथ साइन और कास के फंक्शन को लगा के ही हम लोग इसके वैल्यू को क्या किए हैं माने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिला, और यही जो इक्वेशन होता है ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन होता है। ठीक, तो देखिए लिख दिए हैं कि दिस इक्वेशन 12 इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ठीक, इन दिस केस द वेरिएशन ऑफ y विथ t इज शोन बाय कर्व 3। अब कर्व 3 से इसके वेरिएशन को हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अगर t इक्वल टू 0 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू आपका e के पावर क्या होगा 0 और 0 की वैल्यू e के पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ प्लस फाई है। इसका मतलब जो साइन वेव होगा वो 0 के इधर ही क्या हो गया स्टार्ट हो गया होगा। जो साइन वेव है वो क्या होगा 0 के इधर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस फाई लगा हुआ है, तो ये ऐसे कुछ आ रहा होगा। और t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग a कह सकते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा ये ऐसे साइन वेव के फॉर्म में आगे बनता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इस वजह से क्या होगा ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा आगे बढ़ेगा, या डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा आगे आपका बढ़ेगा। बात समझ में आया। अगर ये टर्म नहीं रहता तो हम लोग को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो पढ़े थे ये वाला मिलता। ठीक, ये वाला फ्री ऑक्सीलेशन वाला ऐसे भी मिलता, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म होने की वजह से क्या होगा टाइम के साथ इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इस वजह से कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब देखिए अगर इसको ऐसे ड्रा करें तो ये जो वैल्यू है यही क्या है आपका इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू, ये ए ई के पावर माइनस के टी, यही क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड बताएगा। कैसे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है घटता चल जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ए ई के पावर माइनस के टी, यही क्या है आपके एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, यही आपका क्या है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। क्लियर, क्या होता है ए ई के पावर माइनस के टी। ठीक, इसी से देखिए क्या हो रहा है, ये आपका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या आपका एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, और यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब क्या होगा डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन केस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है ऐसे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घटता हुआ चला जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये जो केस है हम लोग का यही एक ओरिजिनल डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का केस है। क्यों? क्योंकि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा जो पार्टिकल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ क्या होगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक निश्चित टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, इसी से इसको हम लोग ओरिजिनल केस कहते हैं, किसके डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का। क्लियर हुआ चीज़? तो इस तरीके से आप डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन को पूरा पढ़ चुके हैं।
ठीक, क्लियर। अब इसके हेल्प से आप इसके टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसका डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, झूला वाला। कोई झूला झूल रहा है, उसको आप एक बार ऐसे क्या किए, धक्का दिए, छोड़ दिए, तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा, कम होते चला जाता है। देखिए क्या है, धीरे 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 इसका स्पीड जो है ऐसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कम होते चला जा रहा है। क्लियर, ठीक। और ऐसे अगर एग्जांपल देना चाहें लैब में अपने, तो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल, उसको ऐसे एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, धीरे 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 ऐसे रेस्ट पे आ जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों केस हम लोग डिस्कस कर लिए और हम लोग का डैम्प हार्मोनिक एक्सीलरेशन फिनिश हो गया। आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। ओके, अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।